हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से निकला एक ऐसा आदेश सामने आया है जिसने वाशिंगटन से लेकर पूरी दुनिया की ध्यान खींच लिया है। अमेरिका ने अपनी बड़ी डिफेंस कंपनी से साफ कह दिया है, अब हथियार बनाने की रफ्तार बढ़ानी होगी और बहुत तेजी से बढ़ानी होगी। सालों तक चलने वाली प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस अब नहीं चलेगी। अगले सिर्फ 21 डेज में बड़ी डिफेंस कंपनीज को अपनी ठोस योजना पेंटागन के सामने रखनी होगी कि वे मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दूसरे जरूरी हथियारों का उत्पादन कितनी तेजी से बढ़ा सकती है। यह आदेश ऐसे समय आया है जब लंबे समय से चल रहे मिलिट्री ऑपरेशंस में अमेरिका के कई हाई एंड वेपन्स और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। यानी मामला सिर्फ नए हथियार खरीदने का नहीं है, असली चिंता है जो हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं उन्हें वापस कितनी तेजी से बनाया जा सकता है। और यहीं से पूरी कहानी बेहद इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि युद्ध के मैदान में हथियार खत्म होने का मतलब सिर्फ आग की कमी नहीं होता। असली खतरा तब पैदा होता है जब किसी देश के पास इस्तेमाल हुए हथियारों को जल्दी से दोबारा बनाने की क्षमता ना हो। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, उसके पास विशाल हथियार भंडार है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर ने एक नई चुनौती सामने रख दी है। हथियारों की खपत जिस तेजी से हो रही है, क्या अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री उसी गति से उनकी भरपाई कर सकती है? पेंटागन के डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी ने टॉप डिफेंस लीडरशिप और बड़ी डिफेंस कंपनीज को भेजे अपने मेमो में बेहद सख्त संदेश दिया है। उनका कहना है कि कई साल चलने वाली डेवलपमेंट और प्रोक्यूरमेंट टाइमलाइंस अब स्वीकार्य नहीं है। उत्पादन क्षमता को अभी बढ़ाना होगा और डिलीवरी टाइम टेबल को भी तेजी से आगे लाना होगा। इस आदेश की सबसे अहम बात है 21 डेज की डेडलाइन। यानी डिफेंस कंपनीज के पास सिर्फ 3 हफ्ते है ये बताने के लिए कि वे अपनी फैक्ट्रीज की क्षमता कैसे बढ़ाएंगी, कौन कौन से न्यू संयंत्र लगाए जाएंगे, सप्लाई चेन्स में कहाँ बदलाव होगा और कितनी तेजी से अतिरिक्त हथियार तैयार किए जा सकते हैं। इस आदेश का दायरा भी काफ़ी बड़ा है। इसमें पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और अगली पीढ़ी के इंटरसेप्टर्स प्रोग्राम शामिल है। अब सवाल है कि आखिर पेंटागन को इतनी जल्दी क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिकन वेपन्स स्टॉकपाइल पर पड़ा दबाव। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेट्रियट इंटरसेप्टर्स की संख्या कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले लगभग 2200 से 2330 के बीच थी। अब ये संख्या 830 से नीचे बताई जा रही है, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह थर्ड इंटरसेप्टर्स की संख्या भी करीब 452 से घटकर लगभग 230 से 278 के बीच पहुंचने का अनुमान है। ध्यान रखिए, ये ऐसे सामान्य हथियार नहीं है जिन्हें किसी सामान्य फैक्ट्री में बनाकर कुछ दिनों में तैयार किया जा सके। पेट्रियट और थर्ड जैसे सिस्टम बेहद जटिल होते हैं। इसमें एडवांस्ड गाइडेंस, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉकेट मोटर्स और कई बेहद स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। इसलिए यहाँ असली चुनौती सिर्फ मिसाइल्स बनाना नहीं है, चुनौती है पूरी प्रोडक्शन चेन को तेज करना। मान लीजिए अमेरिका की एक बड़ी डिफेंस कंपनी ने फैसला लिया कि वो पहले से 3 गुना मिसाइल बनाएगी। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन उस मिसाइल के लिए रॉकेट मोटर कौन बनाएगा, प्रोपेलेंट कहाँ से आएगा, गाइडेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी के पास कितनी क्षमता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई कितनी है, स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस कहाँ से आएंगे। अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब कमजोर है तो पूरी प्रोडक्शन लाइन की गति रुक सकती है। यही अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की बड़ी समस्या बन रही है। कई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के लिए लिमिटेड सप्लायर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। कुछ मामलों में अगर एक प्रमुख सप्लायर्स की प्रोडक्शन लाइन में समस्या आ जाए तो उसके ऊपर निर्भर पूरी मिसाइल असेंबली चेन प्रभावित हो सकती है। खास तौर पर सॉलिड रॉकेट मोटर्स और एडवांस्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना बेहद मुश्किल और समय लेने वाला काम है।
उपलब्ध आकलनों के मुताबिक ऐसे नई प्रोडक्शन लाइंस को तैयार करने में 18 से 36 महीने तक लग सकते हैं। यानी पेंटागन आज आदेश दे सकता है, कंपनी आज एक्सपेंशन शुरू कर सकती है, लेकिन उसकी बढ़ी हुई कैपेसिटी से बड़ी संख्या में अतिरिक्त मिसाइल्स निकलने में काफ़ी समय लगेगा। और यही सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम है। अमेरिका को आज नहीं बल्कि अगले कई सालों की ज़रूरत को देखकर तैयारी करनी है। पेंटागन के अधिकारी ये ज़रूर कह रहे हैं कि मौजूदा स्टॉकपाइल तत्काल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पर्याप्त है। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका सेना के पास अचानक हथियार ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मिलिट्री प्लानिंग में सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि आज कितनी मिसाइल्स मौजूद है। सवाल ये होता है कि अगर आज बड़ी संख्या में मिसाइल्स इस्तेमाल हुए तो उन्हें अगले महीने, अगले साल और उसके बाद कितनी तेज़ी से वापस बनाया जा सकता है। यही कारण है कि वाशिंगटन में हथियारों के भंडार और प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इन शॉर्टेज की खबरों को खारिज किया गया है। उनका कहना है कि अमेरिका के पास युद्ध सामग्री बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है और अमेरिका फैक्ट्रीज रिकॉर्ड गति से हथियार बना रही है। यानी व्हाइट हाउस का संदेश है कि तत्काल कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें अमेरिका अपने मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की क्षमता खो रहा हो, लेकिन पेंटागन का कदम ये बताता है कि भविष्य के लिए चिंता जरूर है। दोनों बातों को एक साथ समझना होगा। अमेरिका के पास आज पर्याप्त हथियार हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी लंबे कन्फ्लिक्ट में लगातार भारी मात्रा में मिसाइल्स खर्च होते रहे और प्रोडक्शन उसकी भरपाई नहीं कर पाया तो कुछ वर्षों बाद स्ट्रैटेजिक प्रेशर बढ़ सकता है। यही रीज़न है कि पेंटागन अब सिर्फ मौजूदा स्टॉकपाइल की बात नहीं कर रहा, अब पूरी डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम को तेज़ी से बदलने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, यही इस खबर का सबसे बड़ा संकेत है। अमेरिका सिर्फ हथियार जमा नहीं करना चाहता, बल्कि वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ज़रूरत पड़ने पर उन हथियारों को बड़े पैमाने पर और लगातार बनाया भी जा सके, क्योंकि आने वाले समय की असली ताकत सिर्फ आपके पास मौजूद मिसाइल्स की संख्या नहीं होगी। असली ताकत होगी आप कितनी तेज़ी से उन्हें दोबारा बना सकते हैं। अब इस कहानी का दूसरा पहलू और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेंटागन ने डिफेंस कंपनी से सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने को नहीं कहा है, उसने उनसे ये भी कहा है कि वे अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहे। यानी सरकार से पैसा मिलने का इंतज़ार ही ना किया जाए। कंपनीज खुद भी फैक्ट्रीज बढ़ाने, नई प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने और अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मजबूत करने में पैसा लगाए। इसे पेंटागन ने बेसिकली स्किन इन द गेम कहा है। सरल भाषा में समझिए तो अमेरिका अब अपनी डिफेंस कंपनी से कह रहा है, अगर आपको भविष्य में बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए तो अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने में आप भी कुछ जोखिम उठाइए। ये बदलाव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी मिसाइल फैक्ट्री की कैपेसिटी को अचानक 2 या 3 गुना करना आसान नहीं होता। इसके लिए नई मशीन चाहिए, नई ज़मीन चाहिए, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए और सप्लायर्स का पूरा नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए पेंटागन ने PSC-3 और थेड जैसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स का सहारा लिया है। 3 अगस्त 2026 को अमेरिकन रक्षा विभाग ने लॉकहीड मार्टिन के साथ ऐसे समझौते किए जिनका उद्देश्य PSC-3 MSE और थेड इंटरसेप्टर्स का उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ाना है। लॉकहीड मार्टिन को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है जिसकी अधिकतम कीमत $58.6 बिलियन तक बताई गई है। इसका लक्ष्य 2030 तक PSC-3 उत्पादन को लगभग 3 गुना करना है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। 3 गुना उत्पादन का मतलब ये नहीं है कि अगले महीने 3 गुना मिसाइल्स निकलने लगेंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका आने वाले वर्षों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इतना बढ़ाना चाहता है कि वो पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा मिसाइल्स लगातार बना सके। और यही वो जगह है जहाँ सप्लाई चेन सबसे बड़ी चुनौती बनती है। एक मिसाइल सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं बनती, उसके पीछे कई दर्जन, कई बार सैकड़ों सप्लायर्स का नेटवर्क होता है। किसी एक सप्लायर्स की क्षमता कम हुई तो पूरी प्रोडक्शन लाइन प्रभावित हो सकती है। इसलिए पेंटागन अब सेकेंडरी सप्लायर्स तैयार करने पर जोर दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक सप्लायर्स किसी कारण से उत्पादन नहीं कर पाया तो दूसरा सप्लायर तुरंत उसकी जगह ले सके।
ये बदलाव अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक डिफेंस प्रोडक्शन में कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनीज को बहुत बड़ी भूमिका मिली हुई थी। अब पेंटागन चाहता है कि डिपेंडेंस कम हो और सप्लाई चेन ज़्यादा मजबूत बने। इसी के साथ अमेरिका एक और दिशा में बढ़ रहा है, कम लागत वाले और बड़ी संख्या में बनाए जा सकने वाले स्ट्राइक वेपन्स। इसका उद्देश्य ऐसे हथियार तैयार करना है जिन्हें अपेक्षाकृत कम लागत में बड़ी संख्या में बनाया जा सके। इसके पीछे एक बहुत सीधी सोच है। अगर युद्ध के मैदान में हजारों छोटे या मध्यम स्तर के टारगेट सामने आते हैं तो हर टारगेट पर बेहद महंगा मिसाइल इस्तेमाल करना लंबे समय तक आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता है। इसलिए अमेरिका अब हाई एंड वेपन्स के साथ साथ ऐसे सिस्टम भी चाहता है जिन्हें मास प्रोडक्शन के जरिए बड़ी संख्या में तैयार किया जा सके। ये आधुनिक युद्ध की बदलती इकोनॉमिक्स का संकेत है। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स ने दिखाया है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, संख्या भी मायने रखती है। आपके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिसाइल हो सकता है, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन इतनी धीमी है कि एक मिसाइल इस्तेमाल करने के बाद उसे रिप्लेस करने में कई साल लग जाए तो लंबे युद्ध में समस्या पैदा हो सकती है। इसी रीजन से पेंटागन की नई नीति को सिर्फ तत्काल स्टॉकपाइल भरने की कोशिश के रूप में देखना सही नहीं होगा। ये अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के पूरे ढांचे में बदलाव की कोशिश है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अड़चन है, कांग्रेस। पेंटागन आदेश दे सकता है, डिफेंस कंपनीज योजना बना सकती है, फैक्ट्रीज बढ़ाने का फैसला हो सकता है, लेकिन आखिरकार बड़े स्तर के प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए और उस पैसे की मंजूरी कांग्रेस से आनी है। अमेरिका में लगभग $1.15 ट्रिलियन के डिफेंस स्पेंडिंग पैकेज को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। पेंटागन कह रहा है कि प्रोडक्शन अभी बढ़ाइए, लेकिन कांग्रेस में सवाल है कि इसके लिए कितनी रकम दी जाए और किस बजट में दी जाए। डिफेंस कंपनीज के लिए भी ये एक मुश्किल स्थिति है। अगर कोई कंपनी अरबों डॉलर लगाकर नई फैक्ट्री बनाती है, हज़ारों वर्कर्स भर्ती करती है और फिर कुछ साल बाद गवर्नमेंट ऑर्डर कम हो जाते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट जोखिम में पड़ सकता है। इसलिए कंपनीज तभी बड़े स्तर पर अपनी कैपिटल लगाएंगी जब उन्हें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का भरोसा होगा। यही कारण है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 बजट यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। पेंटागन के अनुसार डिफेंस कंपनी से मांगी गई ये प्रोडक्शन प्लान्स आने वाले FY 2028 डिफेंस बजट को तैयार करने में इस्तेमाल होंगी। यानी आज की 21 डे डेडलाइन का असर आने वाले कई वर्षों की अमेरिकन डिफेंस पॉलिसी पर पड़ सकता है। अगर कांग्रेस पैसा मंजूर करता है तो फैक्ट्रीज का विस्तार तेजी से हो सकता है। अगर पॉलिटिकल ग्रिडलॉक जारी रहता है तो पेंटागन की योजनाओं की रफ्तार धीमी हो सकती है। और इस पूरी बहस में एक और समस्या है, कुशल वर्कफोर्स की कमी। एडवांस्ड एरोस्पेस और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में सामान्य वर्कर्स से काम नहीं चलता। यहाँ हाईली ट्रेंड इंजीनियर्स और सिक्योरिटी क्लियर टेक्नीशियन चाहिए। ऐसे लोगों को तैयार करने और ज्वाइन करने में भी समय लगता है। इसलिए पेंटागन जिस प्रोडक्शन सोर्स की बात कर रहा है वो सिर्फ मशीन्स और पैसों का सवाल नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बदलने की चुनौती है। और अगर अमेरिका इसमें सफल होता है तो आने वाले वर्षों में उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ उसके हथियारों की क्वालिटी से नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्शन स्पीड से भी तय होगी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे संवेदनशील हिस्से पर, अमेरिका के सामने असली स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है। क्योंकि वाशिंगटन में एक तरफ कहा जा रहा है कि मौजूदा वेपन स्टॉकपाइल तत्काल ऑपरेशन के लिए पर्याप्त है, जबकि दूसरी तरफ पेंटागन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के पास कल से मिसाइल खत्म होने वाला है। असली चिंता कुछ और है। चिंता ये है कि अगर हाई इंटेंसिटी मिलिट्री ऑपरेशन लंबे समय तक चलते रहे तो वेपन्स की खपत और प्रोडक्शन के बीच अंतर कितना बढ़ सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी देश के पास 500 इंटरसेप्टर्स है और वो एक महीने में 50 इस्तेमाल करता है तो ये तभी सस्टेनेबल है जब प्रोडक्शन भी तेज हो। लेकिन अगर फैक्ट्री साल में सिर्फ 20 या 30 बना रही है तो स्टॉकपाइल लगातार नीचे जाता रहेगा। यही वो कैलकुलेशन है जिसे अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स देख रहे हैं।
पेट्रियट और थेड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स इस मामले में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका इस्तेमाल इनकमिंग मिसाइल्स और दूसरे एरियल थ्रेट्स को रोकने के लिए किया जाता है। और अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में मिसाइल्स अटैक्स की संख्या बढ़ती है तो इन इंटरसेप्टर्स की कंजप्शन भी तेज़ी से बढ़ सकती है। यानी अमेरिका के सामने समस्या महीनों की नहीं, कई वर्षों की है। मतलब एक ऐसा समय जब देश के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी तो है, लेकिन हाई एंड वेपन्स के स्टॉकपाइल को पूरी तरह रिस्टॉक करने में समय लग रहा है।